हेलो एवरीवन, वेलकम टू येदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था एंड एज आई प्रॉमिस कि आपके लिए लेके आएंगे फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करने के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंड हु एल्स इट कुड बी बेटर देन परिमल सर। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक को, एंड हमारे पैरामीटर्स वही रहेंगे 5G एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो सर, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, बैंकिंग कंपनीज कैसा आगे परफॉर्म करने वाली है, एंड लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? Yes, so thanks, Asta. So I think the most important part of any country's development is all about the credit system. और क्रेडिट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि लोन्स की अगर हम बात करेंगे, तो डेफिनेटली बैंकिंग इज वन इंडस्ट्री जिस पे बहुत ज्यादा हमने फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक हमारी जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, अभी जैसे हमने जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हम देख रहे थे पहले, जैसे 7%, 8%, फिर बाद में 4-5% भी इन बिटवीन हम गए थे, बट द एक्सपेक्टेशंस आर ऑन अ हायर साइड। तो इन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल अगर करना है तो विदाउट लोन ग्रोथ इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स एंड दे आर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। सो डेफिनेटली टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स और टू टेक केयर ऑफ देयर वांट्स, लोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आने वाली है। और जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हमने रखे हैं हमारे जीडीपी के, उनको फुलफिल करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दिस इंडस्ट्री लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लास्ट अगर 10, 20, 30, 40, 50 ईयर्स हम देखते हैं, सो डेफिनेटली जो नेशनलाइज बैंक्स है उन्होंने इसको डोमिनेट किया था। बट नाउ स्लोली द नीडल इज टेंडिंग टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो करंटली अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो अराउंड 60-65% के बीच में जो लोन्स दिए गए हैं वो पीएसयू बैंक्स ने दिए हैं, एंड अराउंड 35-40% जो लोन्स दिए वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने दिए हुए। तो अभी आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है ये पिक्चर जो है कंप्लीटली रिवर्स होगा। सो अराउंड 60% के जो लोन्स दिए जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर एनबीएफसी या फिर कोलैबोरेशन ऑफ फिनटेक कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फिनटेक कंपनीज एंड एनबीएफसीज ऐसा होगा। सो दैट्स व्हाई द प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। वन इज दैट नॉर्मल जो एक मार्केट ग्रो हो रहा है, लोन ग्रोथ हो रही है, वो भी है, बट द अदर ग्रोथ इज कि आप मार्केट शेयर ले रहे हो किसी और से। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर गोइंग टू डू रियली वेल। दैट्स व्हाट आई फील। एंड आई थिंक अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन के कारण जो बार बार बैंक्स रेपो रेट इंक्रीज कर रहा था, बट आफ्टर लिसनिंग टू हाउ स्ट्रॉन्ग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर, आई डेफिनेटली बिलीव इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा इनटू दिस सेक्टर। मूविंग ऑन, जब हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एज एन एंटरप्राइज कुछ साल पहले बैंक वाज फेसिंग थ्रू अ लॉट ऑफ गवर्नेंस इश्यूज बिकॉज ऑफ one higher management official, as we all know. But how is the bank placed right now? See, now I think overall if you look at this bank, so the DNA of this bank was earlier, initially it was completely retail oriented lending, or retail banking was the DNA. That's what we know na, matlab Mr. V Vaidyanathan who was the initiator of that retail banking movement in ICICI Bank, then he left, but ICICI carried with that. After some point it turned out to be a wholesale lending or corporate lending bank, and that's when the problems started happening. So those corporate governance issues which happened before 2018, then Mr. Sandeep Bakshi came and he took everything in his hand, and then how he recovered those things, or how he recovered the bank from those bad times. तो I think ये सारी जो factors है आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है now worst is over for this bank. Okay. And now the bank is also completely focusing on the growth path, and the most important job of any bank is risk management. क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप एक से पैसा लेते हो और दूसरों को पैसा लेंड करते हो। सो अल्टीमेटली जिससे पैसा आप ले रहे हो उसको इंटरेस्ट पे करना है, जिसको पैसा दिया है उसको उससे इंटरेस्ट लेना है। दिस इज बैंकिंग। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, जो ज्यादा इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न, एंड दैट्स व्हाई यहां पे किसी और से पैसा लेके आप बिजनेस कर रहे हो, दैट मतलब नॉर्मल बैंकिंग, एवरीबडी टेक्स लोन्स, बट नॉर्मली वो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक से नीचे डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए, बट बैंक के साथ तो ये हो ही नहीं सकता। पूरा का पूरा पैसा आप बाहर से ले रहे हो, बाहर दे रहे हो, तो वहां पे किसी और से अगर आपने पैसा लिया हुआ है
तो डेफिनेटली आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज्यादा वहां पे जरूरी है, बिकॉज वो पैसा आपको वापस देना भी है उसको जाके, एंड दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बैंकिंग हो या फिर एनबीएफसी हो। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंड दे आर इंप्रूविंग देयर एसेट क्वालिटी क्वाइट वेल, जो हम डिस्कस करने वाले आने वाले स्लाइड्स में। तो मतलब अगर आईसीआईसीआई ऐसा ही परफॉर्म करता है तो वी कैन सी मच बेटर डेज अहेड। डेफिनेटली, मतलब एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द बैंक। वी जस्ट होप दैट, बिकॉज अभी वो फिर से एक बार रिटेल बैंकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, नॉट फ्रॉम डिपॉजिट्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। So we move on to our next segment where Yes. we'll discuss about the financials of Yes. the bank. And as we all know, कि bank की financials are very different from other companies Yes. that we analyze, Yes, because yes. their core operations is very different. It's Right. only money lending. Right. तो सबसे सर पहला हमारा पैरामीटर आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। Right. As you said कि एक जगह से पैसे लिए दूसरे को देने हैं, राइट, तो जिनसे लिए हैं उनको इंटरेस्ट देना है एंड एंड जिनको दिया है उनसे पैसा लेना है। यस, तो ये बैंक का कितना स्टेबल है? अभी अगर हम करंटली देखें तो बैंक इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 17% इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। यस, इज इट अ गुड नंबर? शुड वी एक्सपेक्ट मोर? व्हाट इज द थिंग? नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड नंबर इफ वी लुक एट द नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पे अगर डिपॉजिट की ग्रोथ हम देखते हैं या फिर लोन की ग्रोथ देखते हैं, उससे ये नंबर की ग्रोथ, ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसकी ग्रोथ ज्यादा है। इट मींस बैंक जो है अपनी एफिशिएंसी जो है ना वो यहाँ पे बढ़ा रही है। सो इंटरेस्ट चार्ज करने की कैपेसिटी बैंक की ज्यादा है, रादर देन मतलब इंटरेस्ट कम पे करके भी वो ज्यादा डिपॉजिट्स ले पा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। सो अगर हम FY17 से लेके FY22 तक का नंबर देखते हैं, सो फ्रॉम 21,000 करोड़ रुपीज टू ऑलमोस्ट 47,500 करोड़ रुपीज तक ये नंबर ग्रो हुआ इन लास्ट 5 years, विच इज अ फेनोमिनल नंबर। इवन अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं जून 2022 की, सो इन जून 2022 दिस नंबर ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑलमोस्ट 13,000 crore rupees. So there are two types of growth. One is year on year growth and one is sequential growth. Quarter on quarter growth अगर हम देखते हैं यहाँ पे, so from that point of view, if this bank is growing at 17% CAGR, तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2018 का नंबर निकाल देता हूं, 2018 के बेस से यहां पे कंसीडर करते हैं, देन द CAGR ग्रोथ इज मोर देन 20%। ट्रू। सो ऑन एन एवरेज 5% का सिक्वेंशियल ग्रोथ हमें नजर आ रहा है बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में। सो दिस इज वेरी गुड। सो अगर 5% का सिक्वेंशियल ग्रोथ हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली ये साल में अगर कुछ गलत नहीं होता है बैंक की तरफ से, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ नंबर ऑफ 55,000 करोड़ टू 60,000 करोड़ के बीच में ये नेट इंटरेस्ट इनकम आ सकता है। बिकॉज लास्ट 4 ईयर का एवरेज ग्रोथ जो है बैंक का, दैट इज ऑलमोस्ट 20% एनआईआई का, नेट इंटरेस्ट इनकम का। अगर वो नंबर ये डिलीवर कर पाता है बैंक, so I think this is going to be an interesting thing to watch. Unless बैंक कोई गड़बड़ ना करे, ना गवर्नमेंट की तरफ हाँ, से मतलब कुछ charges I think हाँ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ग्रोथ इज स्मूथली नजर आ रही है अभी। और इतने क्लीन बैलेंस शीट्स ऑल ओवर, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU बैंक्स और इवन एनबीएफसीज ऑल्सो, बड़े एनबीएफसीज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट्स नजर आ रहे हैं। क्लीन मतलब आई विल नॉट से नो वहां पे कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपेयर्ड, इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन। सो हमने जो देखा था और जो लगा था हमें कोविड में क्या होगा, अरे बाप रे बर्बाद हो जाएंगे, कितने बैंक्स बंद हो जाएंगे, बैंक्स की मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आती थी या फिर एनबीएफसी की मैनेजमेंट की कमेंट्री आती थी, दे आर सेइंग कि वी आर एंटरिंग इनटू अ ब्लैक टनल, वी डोंट नो कि क्या अहेड है, सो वी आर जस्ट वेटिंग, जो वी आर जस्ट टेकिंग वन स्टेप, वी हैव अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो आई थिंक बैंक्स हैव डन रियली वेल, एनबीएफसीज हैव डन रियली वेल, डेफिनेटली ICICI बैंक has also done well. Okay, so अब हम बात कर रहे थे अपना नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो उसी के साथ ही एक नेक्स्ट पॉइंट जुड़ता है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। Right. पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है, टू अंडरस्टैंड कि उसके पैरामीटर्स क्या है। राइट, सो आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब अल्टीमेटली जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है डिवाइडेड बाय जो आपके एवरेज एसेट्स है, रिटर्न जहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं या कि इंटरेस्ट अर्निंग जो एसेट्स है आपके, फिर वो लोन्स हो सकते हैं या फिर बैंक्स ने जो कोई इन्वेस्टमेंट्स की होंगी उस पे भी उसको इंटरेस्ट आता है। तो ये ऐसे जो एवरेज अर्निंग एसेट्स होते हैं बैंक के, उसको डिवाइड किया जाता है। सो अल्टीमेटली कि जो भी एसेट्स आपके पास है उस पे आप नेट इनकम कितना कमा रहे हो, सो दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है।
अगर करंटली हम ICICI बैंक की बात करते हैं, सो दिस नंबर है जस्ट क्रॉस 4% लेवल, 4.01%. वर्स्ट केस सिनारियोज में दिस नंबर वेंट डाउन टू 3.25% ऑल्सो इन FY17 जब वो प्रॉब्लम चल रहे थे, या फिर FY18 3.23%. सो आई थिंक नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग. अब ये जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा. सो नॉर्मली जो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है और कम इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, डिपॉजिट लेता है, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होते हैं. सो नॉर्मली अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वाले जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी बात करते हैं, सो डेफिनेटली उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर ऑन अ हायर साइड बिकॉज दे टेक रिस्क. मतलब जो लोगों को वो लोन देते हैं, भले ही छोटे छोटे लोन्स होते हैं, बट इंटरेस्ट ज्यादा वो वहां पे अर्न करते हैं, बट रिस्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो नॉर्मली जो बड़े बैंक्स होते हैं, सो दे डोंट lend very aggressively from the interest earning point of view. I think उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. सो 4.01% का ये नंबर है ICICI बैंक का, which is quite strong and it is on a upward journey ऐसा नजर आ रहा है. I will not say कि अरे ये 5% जाएगा, 6% जाएगा, बट अगर 4% के ऊपर ये कंसिस्टेंटली रहता है, दिस इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अ बैंक. जैसे आपने बोला अभी दैट हायर द बेटर, मतलब ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, बट आइडियली अगर हम देखें, अगर हमें ICICI को किसी और बैंक के साथ कंपेयर करना है, तो आइडियली मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये नंबर है तो विच इज डिसेंट फॉर NIM. यस, आई थिंक 4% का अगर मार्क ये क्रॉस कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, तो विच इज गुड. आई थिंक HDFC बैंक का भी 4% के ऊपर है. कोटक बैंक इसमें अगर आप देखोगे तो इट इज ऑन अ हायर साइड बिकॉज बात करेंगे हम जब कासा रेशियो की बात करेंगे तो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स उनके पास ज्यादा है. सो नॉर्मली जिसके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े से हायर साइड में हो सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो. पहली बात तो अगेन कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है एंड उसके पैरामीटर्स जो भी उसकी फाइनेंशियल नंबर्स है वो जस्टिफाइड है. यस, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम. अब बैंक के पास दो टाइप के ऑपरेटिंग इनकम होते हैं. एक होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो प्योर लेंडिंग से आता है, हाँ, और दूसरा होता है अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम, जो कोई प्रोडक्ट सेल किया उन्होंने तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आया, फॉरेक्स में उन्होंने कमीशन अर्न किया, ट्रेजरी से कुछ पैसा इनकम आया उनको, तो ये अदर इनकम होता है. हाँ, सो अदर इनकम. सो वो इसका रेशियो होता है. सो ऑब्वियसली ये जितना कम हो उतना अच्छा है. मतलब अगर 100 रुपए कमाने के लिए आपको 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो इट इज गुड, बट किसी को 30 रुपए लग रहे हैं तो वो और भी अच्छा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है. सो अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं, सो करंटली दिस रेशियो इज एट 42.3%. लास्ट ईयर इट वाज एट मार्च 2022 में इट वाज एट 40.5%. बट नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर वहां पे अप्रेजल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है. बट आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वो सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद. सो आई थिंक 40% इज अ वेरी गुड नंबर. अगर यही नंबर हम IDFC फर्स्ट बैंक के लिए देखेंगे तो इट इज मोर देन 70%. व्हाई? बिकॉज इट्स अ न्यू बैंक एंड दे आर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस जो नई ब्रांचेस ओपन हो रही है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली नहीं आएगी. So it will take some time. Yes, तो it will take some time. जब 4-5 साल की मैच्योर बैंक हो जाएगी तो वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा. सो कंपेयर टू द बेस जो ICICI बैंक है, दे आर ऑल्सो ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, बट उनके अगर ICICI बैंक ने 100 ब्रांचेस खोले और IDFC फर्स्ट बैंक ने 100 ब्रांचेस खोले, अगर एक का बेस 700 है और एक का बेस 5000 है, तो ऑब्वियसली 5000 वाले को इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पूरे कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे, बट वो छोटी बैंक को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. बट आई थिंक दिस इज अ गुड नंबर. 40% अगर है तो दिस इज अ गुड नंबर. ओके, मूविंग ऑन. अब नेट प्रॉफिट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते. दैट इज द ग्राउंड डाउन फॉर एनी कंपनी टू बी एनालाइज्ड. तो जब हम इनके नेट प्रॉफिट देखते हैं, द ओनली कंसर्न दैट आई सी इज कि 18-19 इयर्स में बहुत ज्यादा हमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है. वो क्यों था? व्हाट वर द रीजंस जिससे कि नेट प्रॉफिट कंपनी का इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ? वाज इट बिकॉज ऑफ द कोर ऑपरेशंस और वाज देयर एनी अदर रीजन? आई थिंक दैट वाज द टाइम वो गंगा नहाने गए थे, ऐसा बोल सकते हैं हम, कि जो पाप पहले हुए थे उन पापों का प्रायश्चित बैंक वहां पे कर रहा था. सो जैसे हमने पहले भी बोला था, बैंकिंग इज अ लेंडिंग बिजनेस, और वो लेंडिंग करने के लिए आप किसी से पैसा लेते हो, वो लायबिलिटी होती है. आप अगर बैंक के दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है रिटेल लायबिलिटीज, एक होता है या फिर लायबिलिटीज एंड एसेट्स. सो लायबिलिटीज मतलब आपने दूसरों से पैसा लिया है, डिपॉजिट्स लिए हैं, तो आपको पैसा तो देना है. सो दो तरीके से आप पैसा दे सकते हो, या तो जो प्रमोटर से, शेयर होल्डर से उन्होंने पैसा डालना चाहिए और वो पैसा वापस करना चाहिए, या तो दूसरा ऑप्शन होता है बैंक के पास कि जो भी NPS, मतलब अगर आपके लोन्स अच्छे चल रहे पैसा तो वापस आ जाएगा, बट NPS जब क्रिएट होते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
तो वहां प्रोविजन करना पड़ता है आपको। तो वो प्रोविजन दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रमोटर्स ने पैसा डाला या शेयर होल्डर्स ने पैसा डालना है और पैसे वापस करने हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से आप पैसा बाजू में रख के प्रोवाइड कर दोगे टुवर्ड्स दीज लोन्स, बिकॉज वो पैसा आपने किसी और से लिया हुआ है तो उसको देना है, एंड दैट्स व्हाई प्रोविजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो ये जो 2000 FY18 एंड FY19 में आपके ये जो नंबर्स नीचे गए हैं प्रॉफिटेबिलिटी के 6000 करोड़ या फिर 3300 करोड़, तो ये नंबर इसीलिए नीचे गए क्योंकि तब प्रोविजनिंग चल रही थी बैंक की। सो जो खराब लोन्स थे उनको प्रोवाइड किया जा रहा था, उनको पैसे वहां प्रोवाइड किए जा रहे थे सो दैट वो डिपॉजिटर्स का पैसा जब भी वो विड्रॉ करते हैं तो उसको उनको वापस दिया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस क्वार्टर, उस पूरे साल का FY19 का प्रॉफिट था 3300 करोड़ रुपए का, एंड नाउ एक क्वार्टर का प्रॉफिट है जून 2022 का 6905 करोड़ रुपीस का। द कैपेसिटी ऑफ दिस बैंक टू जनरेट प्रॉफिट इज ट्रिमेंडस। सो मुझे हमेशा बैंकिंग बिजनेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि आपको बस गलतियां नहीं करनी है। अगर आप गलती नहीं करोगे ना तो, और मतलब आपके प्रॉफिट्स विल बी ट्रिमेंडस प्रॉफिट्स। दिस इज द सॉर्टेड बिजनेस, मतलब बिल्कुल सिंपल है। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई जो HDFC बैंक पूरे मार्केट का डार्लिंग था। अभी कुछ रीजंस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो HDFC बैंक मैनेज करता है रिस्क को, लोन्स को, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। आई थिंक ऑल बैंक्स आर लर्निंग by doing mistakes, some by following HDFC Bank, but I think रिस्क मैनेजमेंट पे अगर फोकस किया जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही स्मूथली चल सकती है। एक 15 से 20% से ग्रो करना शुड नॉट बी ए चैलेंज फॉर दीज बैंक्स अगर गलतियां नहीं करेंगे तो। इतनी डिमांड हमारी डेफिनेटली है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब ICICI has learned the mistake, लुक्स लाइक। और संदीप बख्शी जी जो अभी के हेड है ICICI बैंक के, सो आई थिंक ही इज अ फेनोमिनल पर्सनैलिटी। कभी किसी के सामने आते नहीं है, मीडिया में आते नहीं है, बट काम कंप्लीटली फुल फोकस से चल रहा है। आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू हिज लीडरशिप। मतलब पहले लोम्बार्ड को मैनेज किया, ICICI लोम्बार्ड, देन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को मैनेज किया, एंड नाउ ICICI बैंक आल्सो ही इज मैनेजिंग इट क्वाइट सक्सेसफुली, नो डाउट। Since he is from the family, तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इससे इंसान। डेफिनेटली आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। सो ऐसा लगता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, हम सबको पता है कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज नॉट द पैरामीटर टू अंडरस्टैंड अ बैंकिंग कंपनी। राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। राइट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वही 18-19 वाला टाइम व्हेन बैंक वाज हार्डली हिट बाय रिटर्न ऑन एसेट्स एज वेल बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। राइट। अभी बैंक काफी अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के बेसिस पे। तो अगेन इज दिस नंबर जस्टिफाइड जहां पे बैंक अपने आप को होल्ड कर रहे हैं? राइट। आई थिंक 1.98% का लास्ट क्वार्टर का रिटर्न ऑन एसेट का नंबर था, विच इज क्वाइट गुड। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, मतलब देयर इज नो डाउट। मतलब अगर हम NBFCs में देखेंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो दैट नंबर इज मोर देन 4-5%। ओके। सो डेफिनेटली देयर रिटर्न ऑन एसेट इज ऑन हायर साइड, बट बैंक के बैलेंस शीट्स भी बहुत बड़े होते हैं। सो अगर ये 2% तक का नंबर, नॉर्मली 1.5 to 2% या फिर 2% प्लस विद गुड रिस्क मैनेजमेंट इज अ क्वाइट गुड नंबर। सो 1 point, एंड द बेस्ट पार्ट, अब एक ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। जब FY19 जब हमने बात की थी, बिकॉज व्हाट इज दिस, अल्टीमेटली यहाँ पे भी रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट इनकम चाहिए। सो दैट नेट इनकम वेंट डाउन, दैट्स व्हाई द रिटर्न ऑन एसेट नंबर वाज एट 0.39%, बट कंसिस्टेंटली आफ्टर दैट फ्रॉम 39% to 0.81% to 1.42% to 1.84% एंड नाउ 1.98%। कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो इस बैंक ने यहाँ पे दिखाई है, which is a good thing. Okay. मूविंग ऑन सर, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से पहली बात हम क्या समझते हैं विद रिगार्ड्स टू बैंकिंग कंपनी? राइट। सी आई थिंक यहाँ पे मैं रिटर्न ऑन इक्विटी एक सिंपल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ही देखेंगे हम, कि बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस आपने खड़ा किया है तो वहां पे शेयर होल्डर्स का पैसा लगता है। जो भी आप प्रॉफिट्स आते हैं वो उनको रिटेन करते हो, सो दैट आल्सो गेट्स एडेड टू दैट इक्विटी। सो अल्टीमेटली उस पे कौन ज्यादा रिटर्न कमाता है, इट इज अ गुड थिंग। सो रिटर्न ऑन इक्विटी आई विल नॉट से कि नहीं बैंक के लिए अलग होगा एंड किसी और कंपनी के लिए अलग होगा। फॉर मी दिस इज अ फर्म, दिस इज अ कंपनी, सो रिटर्न ऑन इक्विटी आई विल consider on that parameter only. So if it is more than 15%, it is a good number. So for ICICI Bank, this number is at 15.9%, which is a strong number, no doubt, no problem. Gradually, but I will not say कि अरे नहीं बैंक का अलग है और उसका अलग है, no. Okay. I think business is a business, so ultimately return on equity will remain return on equity. सर अब हम अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास बैलेंस शीट, एडवांसेस एंड डिपॉजिट का एक नंबर आता है। राइट। तो
इनको हम कैसे बेटर समझ सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स एडवांसेस जो भी हम दे रहे हैं किसी को वो कम ही रहने वाले हैं जितने हम डिपॉजिट्स रख रहे हैं अपने Right, पास टू right. मैनेज दैट रेशियो। कोई इसका आइडियल रेशियो है कि कितने उनको डिपॉजिट्स देने चाहिए, मतलब कितने एडवांसेस देने चाहिए विद रिगार्ड्स टू जितने उनके पास डिपॉजिट्स? नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं है। अगर से सपोज आपने 100 रुपए के डिपॉजिट्स लिए तो 18 रुपए तो आपको एसएलआर मेंटेन करना है, तो 82 रुपीज ही आप लेंड कर सकते हो। सो उसके ऊपर का जो भी आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो दिखता है, सो ऑब्वियसली बैंक इज फंडिंग दैट पर्टिकुलर लोन ग्रोथ फ्रॉम देयर ओन कैपिटल, जो भी अर्निंग्स उनके पास है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दे मेंटेन फॉर दैट, जो डिस्कस करेंगे आप। सो आई थिंक ओवरऑल बैलेंस शीट ग्रो होना इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली, मतलब बिजनेस इज ग्रो हो रहा है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो 14.11 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है आईसीआईसीआई बैंक की। टोटल एडवांसेस आर 8.59 लाख करोड़ रुपीस एंड टोटल डिपॉजिट्स आर 10.64 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छी तरीके से हुई है, 17% की। बैंक हैज गॉन थ्रू सम डिफिकल्ट फेज, उसके बावजूद अगर 17% का डिपॉजिट ग्रोथ वापस आया है, इट मींस कि जो डिपॉजिटर्स है उनका कॉन्फिडेंस अभी भी काफी अच्छा रहा है। इन बिटवीन लोन ग्रोथ कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ कम थी, बट नाउ रिसेंट जो में एवरी 15 डेज लोन क्रेडिट के नंबर्स आते हैं और डिपॉजिट्स के नंबर्स हम डिक्लेयर करता है आरबीआई। सो अगर हम वहां देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ currently is at 14% and deposit growth is at 9%. It means credit is growing more now compared to deposits. Earlier the scenario was different because everybody was becoming conservative, and that's why everybody was parking their money into a deposit saving account, current account or FDs. But now people have started spending, so loan growth बढ़ रही है। So consumer loan हो, home loan हो, vehicle loan हो, सारे मतलब loans की demand, यहाँ पे corporate loans हो, तो demand बढ़ रही है, which is a positive thing. I think soon advances numbers will be on a higher side compared to deposit growth, and that's when जब लोन की ग्रोथ बढ़ती है, सो अट्रैक्ट करने के लिए डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स भी बैंक को बढ़ाने पड़ सकते हैं। सो वो एक बैलेंसिंग एक्ट है बैंक का कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी संभाल के रखने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी आनी है, रिस्क भी मैनेज करना है, डिमांड जो है उसको भी फुलफिल करना है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड, दैट्स व्हाट, नो डाउट अबाउट दैट। Okay, so next ratio which is very important for the bank is credit to deposits ratio. Right. Again, पहले हम इसको समझते हैं कि ये रेशियो है क्या, Right. and बैंक जो numbers पोर्ट्रे कर रहा है whether they are good enough or not. Right. So I think credit to deposit ratio is nothing but loans divided by deposits. So मतलब 100 रुपए आपके पास लोन्स है, डिपॉजिट्स है, तो उसमें से आप कितना लेंड, उसमें से या फिर उसके कंपैरिजन में आप कितना लेंड कर रहे हो। सो लॉजिकली जो नंबर होगा, अगर हम एसएलआर की रिक्वायरमेंट 18% की निकालते हैं तो 82% तो लेंडिंग होना चाहिए। बाकी अब कभी कभी बैंक्स उसके भी ऊपर चले जाते हैं, नंबर 90% तक जाते हैं, मींस बैंक का जो कैपिटल है बैंक के पास वो ज्यादा है, तो दे कैन लेंड मोर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो एग्रेशन भी वहां पे नजर आता है। सो नॉर्मली दिस नंबर इज बिटवीन 80-85% और व्हेन टाइम्स आर गुड इवन 90% तक भी वो जा सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक 85.2% पे ये नंबर है। सो और मार्च में ये 80.7% था, एंड नाउ इट इज 85.7%, 85.2%, तो थोड़ा एग्रेशन वापस आया है लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड दिस इज व्हाट द नंबर्स आर सजेस्टिंग। 14% का अगर ग्रोथ हुआ, ग्रोथ लेंडिंग लोन्स की ग्रोथ हुई है, एंड डिपॉजिट ग्रोथ इज एट 9%, सो दिस इज अनदर नंबर व्हिच इज शोइंग कि डिपॉजिट्स उतने ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे जितने लोन्स ग्रो हो रहे हैं, which is again या सो एग्रेशन है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसे, उसके हिसाब से ये रिएक्ट करेंगे बैंक्स। ओके सर, कासा रेशियो हम जनरली बैंक्स के बारे में बहुत सुनते हैं कि कासा रेशियो इंपॉर्टेंट है। कासा रेशियो क्या है, एंड बैंक्स जिस तरीके से अपनी कासा रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं, और कासा रेशियो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? राइट। सो आई थिंक आप कभी भी देखो, अभी जैसे आप लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन आता होगा आपको कि अरे 7% पे लोन, होम लोन दिए जा रहे, 7.5% पे होम लोन दिए जा रहे, बट बैंक के तो डिपॉजिट्स के जो नंबर्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट 6%, 7%, 8% ऐसे नॉर्मली हमने देखे। सो बहुत बार लोगों को क्वेश्चन होता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब 8% पे डिपॉजिट लेके 7% पे लोन कैसे दे रहे हैं। So it's not about only fixed deposits. It's all about CASA also, because CASA करंट अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट दिया जाता है, सेविंग अकाउंट पे 3%, 4%, 5% डिपेंडिंग ऑन बैंक्स। So CASA deposits are low cost deposits. Okay. And they add to the profitability of the bank. So net interest margin उनके ज्यादा होते हैं बैंक्स के जिनके CASA रेशियो ज्यादा है। सो कासा रेशियो अगर आपका ज्यादा है, मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आपके पास ज्यादा है, और अगर वहीं आप लोन की ग्रोथ वहां पे कर रहे हो तो डेफिनेटली जो मार्जिन से आपके हायर साइड पे होंगे। सो अभी अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो 45.8% का ये नंबर है,
विच इज अ गुड नंबर, बट ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। एंड अगर कोटक की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 56% के ऊपर का उनका कासा रेशियो है। सो उनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट ज्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक्स। उनका मतलब डिपॉजिट का बेस भी कम है, बट स्टिल आई थिंक दे आर मेंटेनिंग दैट नंबर। अगर हम आईसीआईसी को देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को एटलीस्ट 40% एंड अबव, यस 40% से अबव रखा है। एंड अभी थोड़ा सा मतलब आई थिंक फिर से एक बार वो कॉन्फिडेंस जब बढ़ा है तो डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे बैंक के पास, तो आई थिंक दे विल ट्राई एंड मेंटेन दिस नंबर और एटलीस्ट इंक्रीज इट बाय सम परसेंटेज पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से हम क्या समझते हैं? सी आई थिंक ये वो कैपिटल होता है जो रिस्क की एसेट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में कितना उन्होंने मेंटेन किया। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, वैसे देखा जाए तो रिस्क एसेट्स है, जो भी आप लोन दे रहे हो दैट some kind of risk you are considering, तो उसके कंपैरिजन में आपने कितना कैपिटल एडिक्वेट कैपिटल रखा है या नहीं रखा है, ऐसा आरबीआई कहता है। सो 9% टू 12% के बीच में, मतलब आरबीआई का कहना है कि 9% होना चाहिए, बट नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 12% के ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं। सो अभी जैसे एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, सो आई थिंक ऑल दीज बैंक्स आर मेंटेनिंग द नंबर बिटवीन 18 टू 20%। सो ये भी दर्शाता है आपको कि एग्रेशन जो हमने पहले भी बात की थी, तो ये एग्रेशन भी एक तरीके से दिखा सकता है। जैसे कोविड के टाइम में आई हैव सीन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गोइंग अप टू 21%, 22%, इवन 23% फॉर फ्यू बैंक्स। सो इट मींस दे वर बिकमिंग मोर एंड मोर कंजर्वेटिव। सो आई थिंक इट शुड बी लाइक, मतलब ये पीयर्स का कंपैरिजन यहाँ पे होना चाहिए। एंड प्लस उनके जो एसेट्स है, रिस्क एसेट्स या फिर एनपीएस वगैरह जो उन्होंने डिक्लेयर किए, उसके नंबर के हिसाब से ये मेंटेन होना चाहिए। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर जाता है, सो टेक्निकली दैट बैंक इज अ बैंकरप्ट, मतलब बोल सकते हो आप कि मतलब आई थिंक द जो रिस्क एसेट के कंपैरिजन में जितने उन्होंने कैपिटल एडिक्वेट कैपिटल रखा था कि वो खत्म हो चुका है। सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैंक। ओके, मूविंग ऑन सर, हमारे पास ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक बहुत ज्यादा कितने उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ग्रॉस एंड नेट, एंड उनके हिसाब से उन्होंने कितना अपना प्रोविजन कवर करके रखा है। राइट। तो आईसीआईसीआई के लिए हाउ इज इट वर्किंग आउट? आई थिंक द ट्रेंड इज शोइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव साइंस। सो FY18 की जब हम बात कर रहे हैं, जो पाप पकड़े गए थे और वो उनको धोने का काम शुरू हो चुका था, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ग्रॉस एनपीए नंबर वाज 9.90% एंड नेट एनपीए नंबर वाज 4.77%। सो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब, एंड दैट्स व्हाई वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई। एंड दैट्स व्हेन द न्यू मैनेजमेंट केम, उन्होंने क्लीन अप करना शुरू किया, प्रोविजंस करने शुरू किए, एंड नाउ द प्रोविजन कवरेज रेशियो इज 79.6%। सो दिस व्हिच इज वेरी हाई, मतलब इतने ज्यादा प्रोविजन कवरेज रेशियोज हमने नहीं देखे थे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट से, जो नंबर्स है फाइनेंशियल से, वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं अभी करंटली। सो नेट एनपीएज एंड ग्रॉस एनपीएज आर कंसिस्टेंटली फॉलिंग। 3.41% का ग्रॉस एनपीए है एंड नेट एनपीएज आर 0.70%, मतलब अच्छा खासा प्रोविजनिंग बैंक ने कर दिया है। एंड नाउ लुक्स लाइक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, लुक्स लाइक वर्स्ट इज ओवर एंड बैंक इज ऑन अ ग्रोथ ट्रेंड। ओके, सो फाइनेंशियल के पॉइंट्स मेरे यहाँ पे खत्म होते हैं, बट देन देयर इज another question which comes to my mind. आप कह सकते हो कि बहुत लोगों के दिमाग में मिथ भी होता होगा, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या किसी भी और रीजन के लिए, तो वी जनरली सी दैट बैंक्स भी उनको इंक्रीज करते हैं। राइट, इज इट गुड फॉर बैंक्स और इज इट बैड फॉर बैंक्स? सी आई थिंक इट इज गुड फॉर दोज बैंक्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेंडिंग की हुई है। सी आई अंडरस्टैंड, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो वहां पे डिमांड कम होती है ऑब्वियसली, मतलब लोन की डिमांड कम हो जाएगी, जिसको लगेगा कि मुझे लोन लेना है बट यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आई विल पोस्टपोन दैट पर्टिकुलर डिसीजन। बट ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी डिमांड यहाँ पे किल हो जाती है। सो डिमांड विल ऑलवेज बी देयर। हाँ, हो सकता है कि जहां पे 100 रुपए के ऑलरेडी लोन्स दिए गए हैं, उस पे अगर हम 12%, 13%, 14% की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ग्रोथ की, वहां पे शायद ग्रोथ विल बी ऑन अ लोअर साइड, 1-2% से वो नीचे चला जाएगा। बट आप जस्ट इमेजिन करो कि 100 रुपए जो पहले लेंड किए हुए हैं, उस 100 रुपए में से 80-90% जो लेंडिंग है वो रेपो रेट लिंक्ड या इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, जो मूवमेंट है मार्केट में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने लोन से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो दे कैन चार्ज मोर ऑन दैट फ्रंट। और हमने हमेशा देखा है जब भी रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं, पहले अगर रेट कहीं बढ़ाएंगे तो लोन पे बढ़ाएंगे, डिपॉजिट पे हम कभी इमीडिएटली नहीं देखते। सो दैट इज द एडवांटेज बैंक्स हैव। सो नॉर्मली immediate reaction from the market could be negative,
but from the profitability point of view, numbers point of view, margins point of view, these trends have always helped banks. So I think now investors know कि actually होता क्या है. So long term point of view, I think it's a good thing. Okay, sir. So the fourth point which we are talking about is valuation. 18-19 में जो भी प्रॉब्लम हुई बैंक के साथ, अब now is the time that bank has to correct itself. तो valuation में बहुत ज्यादा changes तो देखने को मिली होगी. तो current बैंक की जो valuations हैं, whether it is justified, whether it is overvalued, or what is the scenario? See, I think अगर traditionally median PB ratios के, क्योंकि बैंक से तो normally लोग बोलते हैं price to book ratio देखना चाहिए rather than price to earning. So price to book ratio से अगर हम बात करेंगे तो 1 year हो, 3 year हो, 5 year हो, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक इज ट्रेडिंग एट अ हायर वैल्यूएशन. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट डू दे डिजर्व दैट? यस, डेफिनेटली दे डिजर्व दैट. रीजन फॉर दैट, बिकॉज दे हैव क्लीन्ड अप. Exactly. Their numbers are suggesting the same thing. The risk management is suggesting the same thing. The gross NPA, net NPA numbers going down. The provision ratio going up. The profitability going up. The growth numbers of net interest income of 20-23% के last 4 सालों में, which is also very good. So bank is doing a lot of good things. There is no doubt, and that's why market is trying to reward that. हाँ, but there is always a risk associated with that. कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है, so then de-rating होना भी उतना ही possible है. So currently bank is enjoying the re-rating, which is in line with the other, मतलब अभी HDFC Bank और कोटक बैंक पहले प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे थे, but now looks like even ICICI Bank has also joined the same bandwagon of premium rating. Okay, so the last point for 5G analysis is governance. The worst is over for the bank, but अगर हम currently governance को put करें तो where can we rank ICICI? नहीं, I think अभी तो जिस तरीके से चीजें डेवलप हुई है in last 4 years, definitely जो पुरानी चीजें हुई थी वैसा तो अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. मतलब बैंक इज टेकिंग क्वाइट a lot of cautious decisions, even steps also. The cleanup has happened, no doubt about that. Normally I always say that कि changing a DNA is very difficult. So मुझे अभी भी मतलब वो एग्रेशन फिर से एक बार आएगा क्या कॉर्पोरेट लेंडिंग में, होलसेल लेंडिंग में, दैट वी नीड टू वॉच. सो इट शुड बी अ कॉशियस थिंग. गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो मतलब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. सो होपफुली यही कंटिन्यू होना चाहिए. सो आई थिंक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई थिंक वी आर वॉचिंग दिस सिचुएशन क्लोजली. कि अगर फिर से एक बार कॉर्पोरेट लेंडिंग पे तरफ अगर बैंक जाता है, so again मतलब similar kind of thing should not happen. That's what we are thinking. So let's see. But अभी I'll not say, हाँ पुराने जो चीजें हुई थी उसके वजह से I'll not say we will give a green star to that, but still a yellow star should be placed over there. So that means on a watch, not a negative thing, but just on a watch, or we are neutral on that front. Let the other parameters decide whether to invest or not to invest. So this was all about ICICI Bank. One last word for investor. What they should, मतलब एक चीज जो investor को पता होनी चाहिए while they are looking at ICICI. नहीं, I think the most important part यहाँ पे अगर आपको देखना है ICICI Bank में is the risk management. So they should not deviate from what they are doing now. So that's what is very important. So downward trend of NPAs is very important. And margins improving, I think that, and the growth numbers of their loan book and all these things that we need to watch. So this was it. I hope आपको ये initiative अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe. And also ICICI के बारे में और information जानने के लिए do visit our website, subscribe to our portfolios. Thank you.